नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो आयकर के चौथे शीर्षक से जो आय का स्रोत है पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन, उसके संदर्भ में है। कैपिटल गेन आय की चौथी शीर्षक के समस्त थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि कैपिटल गेन क्या है, ये किस प्रकार से लगाया जा सकता है, लाभ कैसे होता है, वगैरह वगैरह, है ना। सेकेंड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से थियोरेटिकल चर्चा करेंगे, ठीक है। मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, दिस इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम. Any profit or gain arise from the sale or transfer of a capital asset is chargeable to the tax under the head of capital gain. इस शीर्षक के अंतर्गत कोई भी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण की दशा में होने से अगर कोई लाभ उत्पन्न होता है तो वो इसके अंतर्गत कर योग्य होता है। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, अब जबकि कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं और कैपिटल एसेट्स के विक्रय की बात की जा रही है, तो इन दोनों को जानने से पहले हमको पूंजी संपत्ति या कैपिटल एसेट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट? एक्चुअली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इज गिवन इन वेल्थ टैक्स अंडर सेक्शन 2AE, ओके। तो कैपिटल एसेट्स मीन एनी टाइप ऑफ मूवेबल और इमूवेबल, ट्रांजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति इसमें आती है। इवन कैपिटल एसेट लाइक बिजनेस या प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी इज आल्सो कम्स, या डेप्रिसिएबल एसेट्स इज आल्सो कम्स इन दिस हेड. Assets include in capital asset is land, building, flat, plot, furniture, machinery, plant, that is depreciable assets, goods, gold, silver, meat, but stones, precious stone, that is capital, also known as capital assets. Agricultural land which is situated in local limit of a municipality are notified populated, not population, where population is not less than 10,000 is also comes under the capital asset. Shares, securities and bonds also known as capital assets. But there is one thing, if any property is transferred in the business goods is not a कैपिटल एसेट, यानी व्यापार के अंतर्गत अगर किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया तो हस्तांतरण हो जाने के पश्चात वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो व्यापारिक संपत्ति मानी जाएगी और व्यापारिक माल माना जाएगा, व्यापारिक संपत्ति नहीं, माफ़ कीजिएगा। और व्यापारिक माल के विक्रय से होने वाले लाभ को हम व्यापार पैसे की आय के अंतर्गत कर योग्य करेंगे, लेकिन व्यापारिक संपत्ति या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति जो धारा 2AE के अंतर्गत आती है, उनके विक्रय से उत्पन्न लाभ को हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी लाभ, और उससे होने वाले लाभ को आय के कर के चौथे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य करेंगे। धन्यवाद। आगे, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, तो एक होती है शॉर्ट टर्म एसेट और एक होती है लॉन्ग टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट जो होती है उसको कैसे पहचानेंगे? तो कोई एसेट अगर 36 महीने यानी 36 मंथ या उससे कम रख के, 36 महीनों से कम अगर कोई करदाता रखता है अपने पास अपने स्वामित्व में और उसको विक्रय करता है, तो उसके विक्रय करने से जो कोई लाभ उत्पन्न होता है वो लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये 36 महीने की सीमा जो है वो अन्य संपत्तियों के संदर्भ में आती है, किनको छोड़कर? अंश, ऋण पत्र और प्रतिभूतियों यानी शेयर, सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को छोड़कर अन्य संपत्तियां जो भी आएगी पूंजी संपत्ति, उस पर 36 महीने की सीमा लागू होगी से कम की,
और शेयर, सिक्योरिटी और डिप बॉन्ड्स पे 12 महीने की समय सीमा लागू होगी। लेकिन याद रहे कि व्यापारिक संपत्ति जिन पे ह्रास लगाया जाता है उनको कितनी भी पुरानी हो, उन संपत्तियों पर सदैव ही होने वाला पूंजी लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ ही होता है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। दीर्घकालीन पूंजी लाभ ठीक 36 महीने या उससे ज़्यादा रखकर अगर कोई संपत्ति का विक्रय किया जाता है, यानी 3 साल या उससे ज़्यादा रखकर उस संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो उस पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। और अगर 36 और शेयर और ऋण पत्र की दशा में 12 महीने या उससे ज़्यादा रखकर बेचे जाने की स्थिति में दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। आगे कंप्यूटेशन का प्रोफार्मा कि कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला काम सेल्स प्रोसीड्स यानी विक्रय से जो प्रतिफल मिलता है वो उसमें से घटाया जाएगा सेलिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि ब्रोकरेज या कोई लीगल एक्सपेंडिचर ऑन द रिलेटेड टू सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको घटाने के बाद जो आएगा वो नेट सेल्स प्रोसीड्स या शुद्ध विक्रय प्रतिफल बचेगा। शुद्ध विक्रय प्रतिफल में से हम उसके प्राप्त करने की लागत को घटाएंगे। प्राप्त करने की लागत के साथ ही साथ उसकी इम्प्रूवमेंट कास्ट या उस संपत्ति के लागत में अगर कोई पूंजीगत वृद्धि होती है तो उस किए गए व्यय की राशि को भी घटाया जाएगा। दोनों को इन सबका समेशन विक्रय या राशि से घटाने के बाद समेशन को जो आएगा, अगर वो धनात्मक मूल्य बचता है तो उसको हम पूंजी लाभ के नाम से जानेंगे, जो कि अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ये दीर्घकालीन पूंजी लाभ क्या है? देखिए, इसकी गणना करने की विधि पूरी की पूरी अल्पकालीन पूंजी लाभ के समान ही है, लेकिन अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में बेसिक अंतर यह है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ में समय अवधि ज़्यादा लगती है और जिससे कि मूल्य में परिवर्तन आता है वस्तुओं के, तो उन मूल्य में परिवर्तन को सूचकांकित लागत से वर्तमान लागत में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहला काम सेल्स प्रोसीड्स में से हम घटाएंगे विक्रय से संबंधित व्यय यानी ब्रोकरेज या लीगल एक्सपेंसेस, उसमें से घटाने के बाद आएगा हमको नेट सेल्स प्रोसीड्स में से घटाएंगे हम इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कास्ट समझिएगा क्या होता है। किसी संपत्ति को बहुत पहले खरीदा गया था, उसके खरीदने के से लेके आज तक उसके मूल्य में वृद्धि अगर हम नहीं आके, तो पहले कीमत सस्ती थी वस्तुओं की, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण उनकी कीमतें बढ़ गई, तो उसको वर्तमान मूल्य में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी लाभ में भी अंतर माना गया है। तो अगर 36 महीने से ज़्यादा पुरानी है अन्य संपत्ति की दशा में और ऋण पत्र और प्रतिभूतियों की दशा में या अंशों की दशा में अगर संपत्ति 12 महीने से ज़्यादा आपके पास पुरानी है तो उनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी प्राप्त करने की लागत, और हमने इंडेक्स लिया है 18-19 गत वर्ष के हिसाब से, इसलिए 280। अगर प्रीवियस ईयर का इंडेक्स बदलता है तो वो 280 की जगह नया इंडेक्स आएगा, डिवाइड बाई जिस वर्ष में संपत्ति प्राप्त की उस वर्ष का सूचकांक, यानी इंडेक्स ऑफ एक्वायरिंग ईयर। किस चीज़ का एक्वायरिंग? एसेट्स का एक्वायरिंग। ठीक, उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एसेट्स ऑफ इट्स इम्प्रूवमेंट, यानी उसके पूंजीगत व्यय किया गया संपत्ति के ऊपर जो कि उसकी लागत में वृद्धि करता है। यहाँ ये ध्यान रहे कि जनरल नेचर या रेवेन्यू नेचर की रिपेयर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी सूचकांकित लागत निकालेंगे, तो जितना रिपेयरिंग पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है वो गुणा गत वर्ष का सूचकांक डिवाइड बाई जिस वर्ष वो पूंजीगत व्यय उसके इम्प्रूवमेंट में व्यय किया गया है के लिए व्यय किया गया है उस वर्ष का सूचकांक से डिवाइड कर देंगे। तो उससे जो आएगा वो उसकी, अगर इसी प्रकार से अगर संपत्ति की लागत में और कोई इम्प्रूवमेंट हुआ हो या कोई और प्रकार का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया हो तो वो जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद टोटल उसकी लागत प्राप्त की जाएगी। टोटल लागत इस कॉलम में आ गई। टोटल लागत प्राप्त होने के बाद उसमें से हम नेट सेल्स प्रोसीड से जब उसको घटाएंगे तो जो आएगा वो
आपका दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा अगर वो धनात्मक आता है तो, और अगर वो ऋणात्मक आता है तो दीर्घकालीन पूंजी हानि होगी। कास्ट ऑफ एक्विजिशन से मतलब, हम यहाँ कास्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये समझते हैं कि अगर 2001 के बाद अगर कोई संपत्ति खरीदी गई है और गत वर्ष में उसको बेचा जा रहा है या प्रीवियस ईयर में बेचा जा रहा है तो उसके सूचकांक हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि 2001 से और 2002 से हमने इंडेक्स की गणना की हुई है। 100 पहले वर्ष का सूचकांक, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता चला गया। लेकिन अगर संपत्ति 2001 के पूर्व में क्रय की गई या बनवाई गई या एक्वायर की गई है तो वैसी सिचुएशन में या उस दशा में हमको संपत्ति की लागत को 1 अप्रैल 2001 के दिन गणना करना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 2001 के दिन गणना करने की विधि है संपत्ति को प्राप्त करने या बनवाने की वास्तविक लागत या 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य उसी संपत्ति का, जो दोनों में से ज़्यादा हो वो 1 अप्रैल के दिन 1 अप्रैल 2001 को उस संपत्ति का बाजार मूल्य या उसकी लागत माना जाएगा। और उसके आधार पे हम आगे अपनी सूचकांक की की सहायता से हम उसकी लागत की इंडेक्स कास्ट की गणना कर सकेंगे। वैसे इसीलिए हमने नीचे फार्मूला लिख दिया है कि मार्केट प्राइस ऑन 1/4/2001 आर ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज परचेज आइदर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी आइदर एक्वायरिंग कॉस्ट विच इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा हो लेंगे उसका गुणा करेंगे हम गत वर्ष के सूचकांक से यानी प्रीवियस ईयर की सूचकांक से, और उसको भाग देंगे हम 100 से। क्योंकि 2001 के पहले की संपत्ति है तो उस 2001 और 2002 का सूचकांक 100 होता है। ठीक, आगे ऐसे ही हम इम्प्रूवमेंट के बारे में भी करेंगे। अगर संपत्ति के ऊपर इम्प्रूवमेंट 2001 के पहले कर लिया गया है तो उसके ऊपर वो लागत में उसकी शामिल मान लिया जाएगा, उसके लिए अलग से गणना करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब हम तुलना करेंगे 2001 के बाजार मूल्य से तो उसकी सूचकांकित लागत अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम 2001 के बाद कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं संपत्ति में तो उसकी सूचकांकित लागत निकालनी पड़ेगी। 2001 के पहले अगर कोई कैपिटल इम्प्रूवमेंट हुआ है संपत्ति में तो उसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो बाद की अगर है संपत्ति 2001 के या संपत्ति 2001 के पहले की हो लेकिन हमने इम्प्रूवमेंट 2001-2002 के बाद किया है तो उसका इंडेक्स हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए हम उसके लिए उसके ऊपर पूंजीगत व्यय की राशि की गुणा करेंगे हम गत वर्ष के सूचकांक से और डिवाइड करेंगे जिस वर्ष उसका इम्प्रूवमेंट किया गया है उस वर्ष के सूचकांक से। इस प्रकार हम उसकी सूचकांकित लागत की गणना कर लेंगे। कैपिटल गेन एग्जम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो अब कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो है पूंजी लाभ में गणना के आधार पे हमने मतलब आयकर ने कुछ प्रावधान दिए हुए हैं धारा 54 के अंतर्गत, यानी सेक्शन 54 ये बताती है कि कैपिटल गेन से अलग अलग सिचुएशंस में या दशाओं में कुछ छूट मिलती है। तो वो छूट कैसे गणना की जाती है, तो प्राप्त या कर योग्य पूंजी लाभ में से ये राशि घटा दी जाती है गणना के बाद। तो पहला है धारा 54, ये है रिहायशी मकान के संदर्भ में। तो यदि कोई करदाता गत वर्ष में रिहायशी मकान के विक्रय से कोई पूंजी लाभ प्राप्त करता है, चाहे वो दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन पूंजी लाभ हो, अगर वो पूंजी लाभ प्राप्त करता है तो उसके पूंजी लाभ को कुछ शर्तों के अधीन छूट मिल सकती है जो कि धारा 54 बताती है। तो वो शर्तें ये है कि अगर मकान बेचे जाने के 2 वर्ष पूर्व कोई नया संपत्ति मकान रिहायशी मकान क्रय कर लिया गया हो या 3 वर्ष के पहले बनवा लिया गया हो या 3 वर्ष बाद बनवा लिया जाए बेचे जाने की तिथि के, मतलब बेचे जाने की तिथि के 3 वर्ष पूर्व बनवा लिया गया हो या 3 वर्ष पश्चात बनवा लिया के अंदर बनवा लिया जाए, तो वो पूंजी लाभ की छूट मिलेगी। छूट की राशि की गणना इस आधार पर होगी। विक्रय से प्राप्त पूंजी लाभ या नए मकान में विनियोग की गई राशि, जो दोनों में से कम हो। कभी भी डिडक्शन यानी कि छूट की राशि
पूंजी लाभ की राशि से अधिक नहीं हो सकती। सेकंड, धारा 54B, सेक्शन 54B, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए एग्रीकल्चरल लैंड exempted to the extent of the cost of new agricultural land purchase within 3 years from the date of sale of assets, either agricultural land। तो अगर एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि के विक्रय से अगर कोई लाभ होता है, पूंजी लाभ, तो उसके अंतर्गत होने वाले लाभ से छूट तब मिल सकती है जबकि विक्रय की तिथि के 3 साल के अंतर या 36 महीने के अंदर एक नया कृषि योग्य भूमि क्रय कर लिया गया हो। यहाँ मैं कृषि योग्य भूमि का मतलब बताना चाहता हूँ कि करदाता को शामिल करके 3 पीढ़ी यानी करदाता की अगली जनरेशन उनके फादर और उनकी अगली जनरेशन उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी तक अगर कोई भी व्यक्ति कृषि कार्य करता हो उस भूमि पर तो वो कृषि भूमि कहलाएगी, या उसकी सरकारी रिकॉर्ड में कृषि कार्य के लिए उसको रखा गया हो तो वो कृषि भूमि कहलाएगी, अन्यथा कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आएगी। नेक्स्ट, सेक्शन 54D, कैपिटल गेन ऑन वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ ए लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ, अगर कोई सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है किसी जमीन या बिल्डिंग का या भवन का, तो उस बिल्डिंग या भवन के से होने वाले कैपिटल गेन की राशि को अगर हम नए बिल्डिंग या भवन में, औद्योगिक बिल्डिंग या भवन में अगर विनियोग कर देते हैं तो उससे होने वाला पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। शर्त यह है कि 36 माह के अंदर नया विनियोग किया जाना अनिवार्य है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन शेयर एंड बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54EC, धारा 54EC ये बताती है कि अगर किसी भी संपत्ति के विक्रय से अगर कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है गत वर्ष में, तो उसको 6 माह के अंदर अंश और ऋण पत्रों में विनियोग कर देने से जितना पूंजी लाभ हुआ है, पूंजी लाभ की राशि को अगर हम ऋण पत्र या अंश पत्र या डिबेंचर में विनियोग कर देने से वो कर मुक्त होगा। तो कर मुक्त की राशि कितनी हो गई? जितना पूंजी लाभ में विनियोग किया गया है, पूंजी लाभ हुआ है उतना, या जितना विनियोग किया गया है की राशि इन संबंधित मदों में विनियोग की गई है वो, जो दोनों में से कम हो वो कर मुक्त होगा। लेकिन ध्यान रहे समय सीमा 6 माह के अंदर विनियोग किया जाना अनिवार्य है। आगे, इफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज एंड इन्वेस्टेड नोटिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड अंडर सेक्शन 54EE। अब ये धारा बताती है कि इससे पहले वाली तो धारा ये थी कि कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ किसी भी हम अंश और ऋण पत्र में विनियोग कर सकते थे, लेकिन ये धारा बताती कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अगर कोई बॉन्ड है, शेयर या सिक्योरिटीज है, उनमें अगर हम विनियोग करते हैं ये, तो उसमें विनियोग किए जाने पर ये छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं किया जा सकता किसी एक फाइनेंशियल ईयर में विनियोग, और पूंजी लाभ की राशि या विनियोग की राशि जो दोनों में से कम हो उसकी छूट मिलेगी। नेक्स्ट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54F। तो ये धारा ये बताती है कि अगर किसी भी संपत्ति के विक्रय से उत्पन्न अगर कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ की राशि को रिहायशी मकान में विनियोग किया जाता है तो विनियोग की राशि का अनुपातिक छूट मिलेगा। अब ये अनुपातिक छूट क्या है? यानी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन विल बी अलाउड इफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज एंड इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस। तो प्रोपोर्शनेट छूट क्या है? देखिए कि विनियोग की गई राशि गुणा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि डिवाइड बाय नेट सेल्स प्रोसीड्स, यानी शुद्ध विक्रय से प्राप्त, जब पूंजी लाभ हुआ था
तो उस समय में जो लाभ की गणना करते समय जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ, उससे उस संपत्ति के दीर्घकालीन पूंजी लाभ से होने वाले शुद्ध प्रतिफल की राशि से उसको भाग दिया जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना लाभ हुआ था वो गुणा विनियोग की गई राशि यानी रिहायशी मकान में विनियोग की गई राशि डिवाइड बाय शुद्ध विक्रय प्रतिफल। ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया। अगर कोई जमीन या इंडस्ट्री है और औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से रूरल एरिया में यानी ग्रामीण एरिया में हम हस्तांतरित कर देते हैं, तो हस्तांतरित करने के लिए पहले उसको बेचा जाएगा। बेचे जाने से अगर कोई लाभ उत्पन्न होता है, पूंजी लाभ, तो वो पूंजी लाभ की राशि कर मुक्त होगी यदि नई संपत्ति में ग्रामीण क्षेत्र में विनियोग किया जाए। किस उद्देश्य से? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के में ही इन्वेस्ट किया जाए तब। लेकिन और ये इन्वेस्टमेंट की समय सीमा है 3 साल के अंदर नई इंडस्ट्री रूरल एरिया में क्रय कर ली जाए या उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो राशि की छूट मिलेगी। थैंक यू। अगले स्लाइड में हम इसके पार्ट में न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। और अगर किसी भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैंने स्लाइड के फर्स्ट पार्ट में अपना ईमेल एड्रेस दिया है, उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।